अरे मीठे में क्या है आज? ये खाना हर एक इंडियन फैमिली की डेली डाइट का पार्ट है, लेकिन क्या ये मील हेल्दी है? पॉलिश वाले अनाज आजकल काफी मिल रहे हैं। Eating too many ultra-processed foods could shorten your lifespan. Anything that is packed, processed and preserved Eating ultra-processed food cannot be healthy. like crisps, Snacks sugary cereals and ready-to-eat or heat-and-eat convenience meals. puts you at higher risk of heart problems and an early death. और उससे बहुत ज्यादा खतरा है। भारत में आज 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, और इसमें से 40% लोग स्किनी फैट हैं। लोगों के बीच बढ़ते कैंसर रेट और ओबेसिटी रेट इस बात की इंडिकेशन है कि इंडियन डाइट एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने अपनी आंखों से खुद देखा। मेरे अंकल जो हमेशा घर का खाना खाया करते थे, रिसेंटली उन्होंने अपना लिवर टेस्ट कराया जिसमें उन्हें सिरोसिस निकला। सिरोसिस एक लास्ट स्टेज लिवर डिजीज है। सबसे पहले फैटी लिवर, इसके बाद आता है लिवर इन्फ्लेमेशन, देन फाइब्रोसिस, फोर्थ स्टेज पे सिरोसिस, जिसके बाद एक लास्ट स्टेज बचती है लिवर फेलियर या फिर कैंसर। एंड देयर इज अ ट्विस्ट, मेरे अंकल ने लाइफ में कभी अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं किया था। तो आखिर लिवर फेलियर तक पहुंचने का रीजन क्या है? क्योंकि मेरे अंकल ने लाइफ में 1 या 2 बार ही फास्ट फूड कंज्यूम किया होगा। उनकी इस बीमारी का पूरा ब्लेम जाएगा इंडियन डाइट, इंडियन फूड और इंडियन ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को। जब हम इंडिया के अंदर बिगड़ते हेल्थ स्टैट्स की बात करते हैं, या तो सारा ब्लेम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या फिर फास्ट फूड पर शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग फास्ट फूड या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते, उनके अंदर भी बढ़ती डायबिटीज या फिर कैंसर रेट्स को ऑब्जर्व किया गया है। अब दाल, चावल, रोटी और सब्जी ये भारत की डेली डाइट का हिस्सा है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। ये सब ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, इन्हें डेली कंज्यूम करने से क्या ही दिक्कत होगी। अभी हम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड की बात नहीं कर रहे। अभी हम उन सोर्सेज की बात करेंगे विच आर मेंट टू बी हेल्दी एंड ऑर्गेनिक। भारत के अंदर दाल का कंजम्पशन बहुत कॉमन है, क्योंकि ये जिंक, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और लेट्स से अच्छा सोर्स होना चाहिए था। इंडिया दालों की दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है। हम एक इतने बड़े लेवल पे दाल कंज्यूम करते हैं कि वर्ल्ड में लेंटिल्स के बिगेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी हमें दाल बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया ने 6 साल का इंपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ते हुए $3.7 बिलियन की दाल इंपोर्ट की। खुद फसाई की रिपोर्ट बताती है कि दालों को ब्राइटर बनाने के लिए एक मेटानिल येलो नाम का सिंथेटिक डाई यूज किया जाता है, जो कि कैंसर कॉजिंग होता है। फसाई के अकॉर्डिंग एजी मार्क वाली दाल खरीदनी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि सभी इंडियंस पैकेज दाल अफोर्ड नहीं कर सकते। पैकेज दाल का प्राइस मार्केट में मिलने वाली दाल से बहुत ज्यादा होता है, और टियर 1 सिटीज में शायद कुछ चंद फैमिलीज इस दाल को अफोर्ड कर पाए, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो मार्केट से जाकर खुली दाल खरीदते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये दाल आपको इंस्टेंट डैमेज नहीं करेगी, बल्कि स्लो डैमेज देगी। बाकी क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से कभी कभी ऐसी हेडलाइंस भी देखने के लिए मिल जाती है। इंडिया वाली दाल को तो छोड़ ही दो, जो दालें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो भी एक सेफ ऑप्शन नहीं है। हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से मेनली अपनी दाल इंपोर्ट करते हैं, और वहाँ के फूड एक्टिविस्ट और फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने अपनी रिसर्च में बताया कि इन दालों में बड़े लेवल पर ग्लाइफोसेट नाम का एक केमिकल यूज होता है। ये केमिकल मेनली फार्मिंग में अनवांटेड प्लांट्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, और उगाते वक्त ये केमिकल दालों पर भी लग जाता है, जो कि दाल को पॉइजनस कर देता है। जहाँ नॉन अडल्टेटेड इंडियन दालों में सिर्फ 25 पार्ट्स पर बिलियन ग्लाइफोसेट होता है, वहीं कनाडा वाली दाल में 282 और ऑस्ट्रेलियन दाल में ये 1000 से भी ऊपर होता है। और इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लोग इन दालों को खुद कंज्यूम नहीं करते, वो इन्हें सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए उगाते हैं, क्योंकि इंडिया में इंपोर्टेड दालों की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, और साथ में कंज्यूमर को भी अवेयरनेस नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन करके करेंगे क्या। इसीलिए खुले में बिकने वाली दाल कैंसर का सबसे बड़ा रीजन बनती है। श्रीलंका में तो इस केमिकल से किडनी फेलियर्स तक के केसेस सामने आए हैं। ये जो ग्लाइकोसेट दालों में यूज होता है, WHO ने उसे कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में रखा हुआ है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वांट टू टॉक अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म CoinSwitch। यहाँ आप क्रिप्टो स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तीनों INR में ट्रेड कर सकते हो। CoinSwitch इंडिया का पहला और अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तीनों तरीके से ट्रेडिंग अलाउ करता है, स्पॉट, फ्यूचर और ऑप्शंस। और सबसे अच्छी बात कि अब आप बिटकॉइन में SIPs भी कर सकते हो, मंथली, वीकली या डेली बेसिस पे, वो भी सिर्फ 100 रुपए से शुरू करके। स्पॉट ट्रेडिंग में आप 300 प्लस क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हो, अगेन एज लो एज 100 रुपीज। फ्यूचर्स में भी आप 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ट्रेड कर सकते हो, वो भी अप टू 100% लेवरेज के साथ, एंड दैट टू विद इंडियाज लोएस्ट फीस। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ आप वीकली, मंथली, डेली एक्सपायर्स पे ट्रेड कर सकते हो, अगेन विद द लोएस्ट फीस। CoinSwitch FIU ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2.5 करोड़ यूजर्स के साथ इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं। साथ ही में CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन होता है। टोटल कस्टमर क्रिप्टो होल्डिंग्स 2609 करोड़
एंड टोटल CoinSwitch क्रिप्टो होल्डिंग इज 3045 करोड़। प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का मतलब है कि एक्सचेंज के पास यूजर फंडिंग से ज्यादा क्रिप्टो होल्डिंग्स है, which shows strong financial health। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, so go and check out CoinSwitch ऐप। और हाँ, CoinSwitch ISO सर्टिफाइड भी है, so you can deposit larger funds without tension। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दाल के साथ इंडिया के अंदर सब्जियां भी डेली बेसिस पे कंज्यूम की जाती हैं और ये भी हेवीली टॉक्सिक हैं। जनरली जब हम फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स देते हैं वेजिटेबल्स को, तो उसका जो रेजिड्यूज है वो उसके अंदर स्टोर रह जाता है सोइल के अंदर। वो दो तरह का काम करता है, एक तो सरफेस के ऊपर चला जाता है, दूसरा अंदर पेनिट्रेट करके प्लांट्स के और वाया रूट जो वेजिटेबल्स है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। वो हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी में जाने के बाद डिजीज है वो कोज करता है ह्यूमन बॉडी में, जैसे न्यूरोलॉजिकल है, कार्सिनोजेनिक है, साथ में डायबिटिक इफेक्ट करता है। तो ये जो जितने सारे केसेस बढ़ रहे हैं आजकल, इसका रीजन यही है। घंटों घंटों तक पानी में रखने के बाद भी ये हार्मफुल केमिकल्स सब्जियों से नहीं निकलते। आप कभी सब्जी या फल खरीदने जाते होंगे तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो शाइनी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी बिकती हैं। ये शाइन लाने के लिए सब्जी और फलों पे ऑक्सीटोसिन, सैकरिन वैक्स, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है, जिनका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर बहुत ही हार्मफुल होता है। ऑक्सीटोसिन का यूज सब्जियों की ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए भी किया जाता है। ऑक्सीटोसिन की हेल्प से वेजिटेबल्स को बल्की बनाया जा सकता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि यही सेम केमिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स में भी दिया जाता है, अर्ली प्यूबर्टी और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए। ये लोग विक्टिम्स को जल्दी सेक्सुअली मैच्योर बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन की हेल्प लेते हैं और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसे लंबे समय तक कंज्यूम करने से इनफर्टिलिटी बढ़ती है, ये किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करता है और इससे ब्लड प्रेशर तक भी लो होता है। समटाइम्स इट कैन कॉज हार्मोनल डिसबैलेंस एज वेल। तो आपकी डेली मील कितनी टॉक्सिक है और किस लेवल पे आपकी बॉडी को डैमेज करती है, ये तो आपने जान लिया। और साथ ही में क्या ये मील एक इंडियन बॉडी को न्यूट्रिशन देने का भी काम करती है या फिर वो भी सिर्फ एक मिथ है। रिसेंटली कई जगह ये चीज हमने सुनी है कि भारत का खाना कार्ब सेंट्रिक है, उसमें प्रोटीन कम है, जिसकी वजह से 90% इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, भारत का खाना सच में कार्ब सेंट्रिक है। जब हम हाई कार्ब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में ब्रेक करती है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। यहीं पर बॉडी में पैनक्रियाज अपना काम करता है। ये ब्लड में बढ़े हुए शुगर लेवल को सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, ताकि ये शुगर एनर्जी के लिए यूज हो सके। लेकिन जब आप रिपीटेडली हाई कार्ब खाना खाते हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है और बॉडी में सेल्स इंसुलिन के साथ रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस इस नाम की एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और फिर पैनक्रियाज को भी ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है और एंड में पैनक्रियाज इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते और कार्ब से बना शुगर ब्लड में ही रह जाता है, जिससे बॉडी का शुगर लेवल हाई होता है और आप टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों से एक्सपोज हो जाते हो। और यही रीजन है कि 1970s में अर्बन इंडिया के अंदर सिर्फ 2% डायबिटीज थी और आज ये नंबर 20% तक पहुंच चुका है। और ये सब कुछ हमारी डेली मील कंजम्पशन की वजह से हुआ है। 1990s 1980s से पहले लोग इसलिए भी ज्यादा हेल्दी थे क्योंकि वो ज्यादा मिलेट्स कंज्यूम करते थे, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और चने की रोटी मिक्स करके खाई जाती थी। लेकिन आज ज्यादातर घरों में सिर्फ आटे की रोटी कंज्यूम होती है। तो हम जो मील कंज्यूम कर रहे हैं वो ना तो न्यूट्रिएंट डेंस है ना ही प्योर। आज मार्केट के अंदर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई भी रेगुलेशंस नहीं है और फसाई ने जो थोड़े बहुत रेगुलेशंस लगाए भी थे उनको बाईपास करना भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हेल्दी मील्स से लेकर स्नैक्स तक सब कुछ आपके लिए जहर का काम करेगा। भारत के हर एक ग्रोसरी स्टोर के हजारों आइटम्स में से एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्थ को खराब ना करे। इवन जो ऑप्शंस हेल्दी होने चाहिए वो भी आपकी हेल्थ के लिए एक डिजास्टर है। हमारे देश के जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें इस कदर मिलावट होती है कि दूध दही से लेकर बिस्किट्स, नमकीन, ओट्स, वेजिटेबल ऑयल, सारे ही प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ बीमारियां दे रहे हैं। भारत के अंदर जितने भी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स प्रीमियम, प्योर और नेचुरल की कैटेगरी में रख के बेचे जाते हैं, अगर आपको उनकी रियलिटी जाननी है तो बस एक बार उनका लेबल पढ़ लो। फॉर एग्जांपल एक काफी फेमस कंपनी का टोमेटो केचप जो आपको हर घर में मिल जाएगा, इसे हमेशा फ्रेश बोल के मार्केट किया जाता है। और अगर इसकी पैकेजिंग को ध्यान से देखा जाए तो कंपनी बहुत ही छोटे फॉन्ट्स में एक कोने में दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू नेचर ये भी मेंशन करके देती है। ये कंपनीज इसी तरीके से बहुत क्लेवर वे में लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करती हैं और साथ ही में आपकी हेल्थ को भी। देखो इसे रेगुलेट करने का काम है इंडिया की फूड रेगुलेशन अथॉरिटी फसाई का। इनके 2018 के जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी फ्रेश, प्योर, नेचुरल, ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक जैसे वर्ड्स अपने प्रोडक्ट्स पर यूज नहीं कर सकती
और अगर वो फिर भी नहीं यूज कर रही हैं तो कंपनीज को मेंशन करना होगा कि ये प्रोडक्ट नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता और ये सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए है। लेकिन ये तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात है। फसाई की रिपोर्ट में पता चला कि जितने प्रोडक्ट सैंपल उन्होंने टेस्ट किए थे उनमें से 1/5 अडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी थे और इनमें आपके सो कॉल्ड हेल्दी ऑप्शंस भी आते हैं जैसे कि मसाला ओट्स। इतना ही नहीं, दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने देश के टॉप हनी ब्रांड्स को टेस्ट किया। एक्स्ट्रा श्योर होने के लिए उन्होंने इन सैंपल्स को जर्मनी की एक लेबोरेटरी में भेजा था जहां NMR मेथड से इन सैंपल्स को टेस्ट किया गया और इंटरेस्टिंगली देश के 13 ब्रांड्स में से 10 ब्रांड्स मिजरेबली फेल हो गए और जो 3 ब्रांड्स पास हुए थे आपने शायद उनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा, वो थे मार्केट सोना, नेचुरल नेक्टर और सफोला। बाकी के 10 फेल्ड ब्रांड्स इंडियन कंज्यूमर रेगुलरली यूज करते हैं और आई गेस 99% मार्केट उन्हीं ब्रांड्स ने कवर किया हुआ है। इनके हनी के अंदर चीप शुगर सिरप निकला था। इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि इंडियन कंपनीज चाइना से फेक सिंथेटिक शुगर सिरप मंगाकर उसका हनी बनाती हैं और फिर उसे इंडियन मार्केट में बेचती हैं और उन ब्रांड्स में आपके सो कॉल्ड हेल्थ सेंट्रिक बाबा का ब्रांड भी है और एक बहुत पुराना आयुर्वेदिक ब्रांड जिसका नाम डी से शुरू होता है वो भी है। यानी कि वो सारे ब्रांड्स जिन्होंने स्टार्टिंग से खुद को आयुर्वेदा, नेचुरल और हर्बल जैसी टर्म से एसोसिएट करके रखा है, उनका हनी जैसा प्रोडक्ट विच इज मेंट टू बी हेल्दी वो मिजरेबली फेल हो रहा है। सी एवरीबडी नोज पिज्जा, बर्गर यानी फास्ट फूड खाने से आपकी हेल्थ खराब होगी, आपको ब्लोटिंग होगी। बट प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब हमारे सो कॉल्ड हेल्दी ऑप्शंस जिन्हें हम बचपन से हेल्थ ऑल्टरनेटिव्स की तरह कंज्यूम करते हुए आ रहे हैं उनमें प्रॉब्लम निकलनी शुरू होती है। जैसे कि टर्मरिक पाउडर। जब भी बचपन में हमें कभी चोट लगती थी तो हमारे पेरेंट्स हमें हल्दी का दूध दिया करते थे, लेकिन इस हल्दी की सच्चाई क्या है? इसके अंदर केमिकल कलर्स मिक्स किए जाते हैं ताकि उसे और ज्यादा ब्राइटर दिखाया जा सके। यहाँ तक कि नमक को भी चॉक पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है। हमारे घरों में यूज होने वाला ये चिली पाउडर, इसके साथ में ईंटों के पाउडर और टैल्कम पाउडर को मिक्स किया जाता है। फसाई ने एक बड़े आयुर्वेदिक ब्रांड के चिली पाउडर को अडल्ट्रेशन और नॉर्म्स फॉलो ना करने की वजह से उनके पूरे बैच को मार्केट से निकाल दिया था और ना जाने आज भी ऐसे कितने ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो रोज हमारी किचन में कंज्यूम होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि देश में ग्रोसरीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और किसी के पास क्वालिटी चेक करने का टाइम नहीं है और जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ते जा रही है वैसे ही ग्रोसरी माफिया मार्केट के अंदर नकली प्रोडक्ट पंप कर रहा है। इंडियन फूड रेगुलेटर के अकॉर्डिंग 2016-17 में टेस्ट किए गए फूड प्रोडक्ट्स में से 23% प्रोडक्ट्स नकली थे। फिर नेक्स्ट ईयर 2017 और 18 में टेस्ट किए गए प्रोडक्ट्स में से 26% प्रोडक्ट मिलावटी थे और पिछले 8 सालों में मिलावटी और मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का नंबर डबल हो चुका है। और यहाँ सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? दुनिया के सभी देशों के बड़े शहरों में आपको इंडियन रेस्टोरेंट देखने के लिए मिल जाएंगे और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन फूड को बहुत पसंद किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवरफुल नेचर। लेकिन वही सेम एग्जैक्ट फूड के इंग्रेडिएंट्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भारत के अंदर इतने नीचे गिर चुके हैं कि वो लोगों के अंदर कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा कर रहा है। और ये फॉल्ट और किसी चीज में नहीं है बल्कि हमारे कुकिंग स्टाइल में है। जैसे हमारी कुकिंग स्टाइल का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है कुकिंग ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल्स को लेकर लोग रिसेंटली काफी अवेयर हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी तक ये नहीं जानते कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सीड्स को क्रश और प्रोसेस करने के बाद क्लीन करने के लिए एक कॉस्टिक सोडा, सल्फर, कंपाउंड्स और पोटेशियम बेस्ड केमिकल्स तक का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में एक टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट हो जाता है जिसे बाद में टायर्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है और एंड में बने रिफाइंड ऑयल की इस बकवास क्वालिटी को छिपाने के लिए इसमें फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल कलर्स ऐड कर दिए जाते हैं। सल्फर जैसे कंपाउंड्स लॉन्ग टर्म में हार्ट और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का रीजन बनते हैं और यही रीजन है कि केरला आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की स्टडी में पता चला कि रिफाइंड ऑयल की वजह से इंडिया में आज तक 20 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस वक्त हमारे इंडियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं कि हमें फास्ट फूड खाने की भी जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आप डेली कंज्यूम करते हो वही आपकी हेल्थ को फास्ट फूड से भी ज्यादा डैमेज कर देगा। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SC मनचंद्रा और डॉक्टर संतोष जैन ने एक स्टडी में बताया था कि रिफाइंड ऑयल टॉक्सिक केमिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसके MDA जैसे टॉक्सिक केमिकल्स ह्यूमन बॉडी में सेल्स और DNA तक को डैमेज कर सकते हैं। दोनों ही डॉक्टर्स ने बताया कि सेम कुकिंग ऑयल का बार बार यूज करना ट्रांस फैट को बढ़ा देता है जो कंडीशन को और खराब कर देता है और इसी से आर्टरीज भी ब्लॉक हो जाती हैं। नवरात्रों में ज्यादातर लोग कुट्टू का आटा यूज करते हैं। व्रत में यूज होने वाले कुट्टू के आटे को खाने के बाद देहरादून के 100 लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा क्योंकि उसके अंदर बहुत बुरी तरीके से मिलावट की गई थी। पता चला कि ये आटा यूपी के सहारनपुर से बनकर नेबरिंग स्टेट्स में सप्लाई किया जा रहा था। वेजिटेबल्स, दाल और स्पाइसेस तो अडल्टेटेड है ही, लेकिन साथ ही में मीट इंडस्ट्री भी कुछ कम नहीं है।
अक्सर हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि अपने न्यूट्रिएंट्स या फिर अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए मीट बेस्ड डाइट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। जब आर्टिफिशियली फीड किए गए ये चिकन्स यानी एंटीबायोटिक पे बड़े किए गए ये चिकन्स जब आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, आप इन्हें ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंस बना लेती है। तो उसके बाद जब आपको ट्यूबरक्लोसिस, स्टमक इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का बॉडी इन्फेक्शन होगा और उसे क्योर करने के लिए आप एंटीबायोटिक कंज्यूम करोगे तो वो एंटीबायोटिक आपके शरीर पे काम ही नहीं करेगी। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी। तो जिस मीट बेस्ड डाइट को आप ये समझ के कंज्यूम कर रहे हो कि इससे हम स्ट्रांग बनेंगे, मसल बिल्डिंग होगी, वो एक्चुअल में धीरे धीरे आपके शरीर को इतना डैमेज कर देगी कि आपके शरीर को नॉर्मल से नॉर्मल बीमारी को ठीक करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि दवाई तक काम नहीं करेगी। और रिसेंटली कुछ इंडियन डॉक्टर्स ने भी ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि जो लोग ज्यादा मीट कंज्यूम करते हैं उन्हें क्योर करने में प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर्स को ज्यादा हैवी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट कॉस्ट ऊपर जा रही है और पेशेंट भी ठीक नहीं हो रहे। इंडिया में पोल्ट्री फार्म्स में चिकन को साइप्रोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन और नियोमसाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। ये ड्रग्स चिकन के स्टमक और इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज को मार देते हैं जो ज्यादा फीड के लिए क्रेव करते हैं, और ये कम बैक्टीरिया होने की वजह से चिकन की बॉडी खाने को और ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से चिकन को मार्केट रेडी होने में सिर्फ 2 से 3 महीने लगते हैं। कई बार तो ये कुछ हफ्तों में ही रेडी हो जाते हैं। जो चिकन साइप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे डेली ड्रग्स खा रहे हैं, अगर आप वो चिकन रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करोगे तो इलनेस के टाइम पर आपका ठीक होना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। 2024 में पोल्ट्री मार्केट का साइज 26 बिलियन था, और अगर IMRAC ग्रुप की माने तो 2033 तक ये क्लोज टू 100 बिलियन का मार्केट बन जाएगा। और इतने बड़े मार्केट को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की जरूरत होगी ही। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हर साल 7 लाख लोग मारे जाते हैं, और अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो 2050 तक ये नंबर 1 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। लेकिन इस अपकमिंग डेंजरस पेंडेमिक के बारे में जानते हुए भी इंडिया में कंपनीज खुले तौर पर बड़े बैग्स में एंटीबायोटिक ड्रग्स बेच रही है, जिन पर चिकन प्रिंटेड होते हैं और ग्रोथ बूस्टर लिखा होता है। मुर्गी ज्यादा अंडे दे सके, इसीलिए उनके फीड्स में गैलेटिन जैसे सब्सटेंसेस और दूसरे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। फूड को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला नेचुरल फूड्स, जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाते हैं जो कि हेविली एडल्ट्रेटेड हैं। सेकंड इज कुलिनरी फूड्स, जैसे कि नमक, चीनी। तीसरा है प्रोसेस्ड फूड, ये नेचुरल फूड का एक बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे कर्ड, चीज़। और चौथा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो आज लोगों की ईटिंग हैबिट्स को खराब करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो होते हैं जिनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को तोड़कर उन्हें फैक्ट्री में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स के साथ मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। मतलब ये फूड का एक इंजीनियर्ड वर्जन होता है जिसे सिर्फ टेस्ट और शेल्फ लाइफ के लिए डिजाइन किया जाता है। हमारे सभी तरीके के स्नैक्स, फास्ट फूड, पैकेज स्वीट्स, बेकरी, ड्रिंक्स और रेडी टू ईट फूड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में ही आते हैं। अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के साथ दिक्कत ये है कि ये सिर्फ अननेसेसरी कार्ब्स, रिफाइंड शुगर और अनहेल्दी फैट्स ही देता है। तो अक्सर ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लोगों के ईटिंग पैटर्न को रुइन कर देता है। आप जितना ज्यादा इस फूड को कंज्यूम करोगे, आपको इसकी इतनी ही क्रेविंग्स मचेगी, क्योंकि सेल्स को कभी भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। फिर एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के बाद आपकी बॉडी फिर से फूड क्रेव करने लगेगी, और फिर इसी तरीके से आप इस अनहेल्दी फूड के लूप में फंस जाओगे। भारत में रहते हुए न्यूट्रिशियस, ऑर्गेनिक और क्लीन फूड खाना आज के समय में कोई आसान बात नहीं रही, स्पेशली इन Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज। आपके जितने भी लोकल वेंडर्स हैं, उनके यहाँ 90% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एडल्ट्रेटेड है। अच्छे ऑर्गेनिक खाने की कमी तो है ही, साथ ही में लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की नॉलेज भी बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए आप अक्सर देखते हो कि कोई भी खाने के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स फैलाना शुरू कर देता है, और सैडली इन वीडियो को मिलियंस व्यूज मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते होंगे, जबकि इन वीडियोस में 90% सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन रहती है। और ज्यादातर लोग ये सब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बोलते हैं। उनका एम होता है आपको अपने न्यूट्रिशनल कोर्सेज बेचना या फिर थोड़े फॉलोअर्स गेन करना। एक इंसान के हाइट, वेट और लाइफस्टाइल पे मैटर करता है कि उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उसे कितना प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए, कितने कार्ब्स कंज्यूम करने हैं, कितने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जाने चाहिए, फाइबर इंटेक कितना हो, उसके नेसेसरी विटामिन्स पूरे हो रहे हैं या फिर उसे सप्लीमेंट लेने होंगे। लेकिन इस चीज को भारत के अंदर प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तभी आप देखोगे कि 40 की एज के बाद का हर एक इंसान यहाँ अनहेल्दी है। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि इंटरनेट पे प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए यूज किया जाए। इन दी एंड मेरा तो यही कहना है कि योर बॉडी इज योर टेम्पल। अगर आप भी एक अनहेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल के लूप में फंसे हुए हो तो इमीडिएटली अपने आप को बाहर निकालो। इससे बाहर निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसा खाना कंज्यूम करो जो आपको ज्यादा फाइबर देगा, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक फुल रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की क्रेविंग्स होना बंद हो जाएगी। और दूसरा, अपने बॉडी वेट और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपनी डाइट में नेसेसरी चेंजेस लाए जाएं। ये छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने से ही आपका लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल जाएगा। जब आप बहुत फुल रहोगे और ब्लोटेड रहोगे तो आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करोगे, लेकिन इन लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आप अपने कॉन्फिडेंस में भी एक स्पाइक देखोगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, साथ ही में लॉन्ग टर्म फिटनेस तो इंप्रूव होगी ही। तो खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।